अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, in today's English grammar lecture, we are going to discuss about the articles and its types. What is article? An article comes before a noun in a sentence and sometimes shows if the noun refers to a specific or general person, place or thing. आर्टिकल जो होता है बेटा वो हमेशा नाउन से पहले आता है सेंटेंस के अंदर और बाज़ औक़ात ये शो करता है कि नाउन जो है वो स्पेसिफिक या जनरल पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरल के लिए हम आ डॉग, आ फार्म, एन एप्पल, एन ऑक्टोपस, और स्पेसिफिक के लिए हम द का वर्ड यूज़ करते हैं, द डॉग, द फार्म, द एप्पल, द ऑक्टोपस। ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? अ, एन और द, ये 3 वर्ड्स होते हैं जो कि आर्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। दे प्रेसीड द नाउन एंड आर यूज्ड इन अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल, ए और एन जो है वो कैसे यूज़ होंगे? ए एंड एन इज़ यूज्ड ओनली विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अ और एन का यूज़ करते हैं। दोज हु स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट लेटर हैव अ टैग एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ऐसे वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं उनके स्टार्ट में अ का वर्ड यूज़ किया जाता है लफ्ज़ से पहले। एंड नाउन्स डैट बिगिंस विद वॉवल्स डैट विल हैव एन टैग एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। और ऐसे वर्ड्स जो कि वॉवल्स से शुरू होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, उनके स्टार्ट में हम एन का वर्ड यूज़ किया करते हैं। अ और एन जो है इज़ यूजुअली यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़। वी कैन नॉट यूज़ काउंटेबल सिंगुलर नाउन अलोन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। देखें, एक्सीडेंट जो है वो वॉवल वर्ड है ए, उसके स्टार्ट में हमने क्या लगाया है? एन लगा दिया है। एलेक्स इज़ ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर। इंजीनियर में ई जो है वॉवल साउंड दे रहा है तो हम क्या करेंगे? एन लगा देंगे। दैट इज़ एन एक्सीलेंट पेंसिल। एक्सीलेंट का ई जो है वॉवल साउंड दे रहा है तो एन लगाएंगे। आई नीड अ किलोग्राम ऑफ साल्ट। के जो है वो कॉन्सोनेंट है, वर्ड है, इसलिए स्टार्ट में क्या करेंगे? ए लगा देंगे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ख़ास ऑब्जेक्ट की चीज़ की बात करते हैं तो हम द का वर्ड यूज़ करते हैं। काउंटेबल सिंगुलर नाउन और प्लूरल एंड कैन बी यूज्ड विद ऑल काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि क्या हो? स्पेसिफिक हो, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी ये यूज़ किया जाता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन अननोन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, अ और एन बट इज स्पेसिफाइड द इज़ यूज्ड। अगर हम किसी अननोन चीज़ के बारे में बात कर रहे हों तो हम अ या एन लगाएंगे, और अगर वो चीज़ स्पेसिफाई हो यानी कि ख़ास हो, किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक हो, तो हम उसके लिए द का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, yesterday I bought a shirt or skirt. The blouse was surprisingly cheap, but the skirt was more expensive. The movie is perfect. टाइप्स ऑफ आर्टिकल बताई गई हैं यहाँ पे। टाइप्स कितनी होती हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल की डेफिनेशन दी हुई है, वही वाली जो हम पीछे करके आए हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं?
डेफिनेट आर्टिकल में हम द का वर्ड यूज़ करते हैं। द इज़ यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास और ग्रुप ऑफ एनिमल। द कब यूज़ करेंगे? जब हम सिंगुलर या नाउन या फिर किसी क्लास या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल्स के। फॉर एग्जांपल, द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल। इट इज़ यूज्ड with the name of rivers, seas, ocean groups, island and mountains ranges। द का वर्ड उसके अलावा हम रिवर, सी, ओशन इन तमाम वर्ड्स के साथ भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द अटलांटिक, द हिमालयाज। ठीक है। नेक्स्ट है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट के अंदर हम आ और एन के वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट पर्टिकुलर, जो कि ख़ास नहीं होती उनके बारे में बात की जाती है ए और एन लगाकर। यूजुअली दीज आर थिंग्स that haven't been mentioned before or that the listener is unfamiliar with। ये आमतौर पर उन लफ्ज़ों के साथ यूज़ किया जाता है जिनका लोगों को या सुनने वाले को पहले से इल्म ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूल्स बताए गए हैं यहाँ पर। अ इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। आ का वर्ड उसके वर्ड्स के साथ लगाया जाता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा होता है उसका पहला वर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ए, ई, आई और यू को निकाल कर बाकी तमाम वर्ड्स जो होते हैं ए बी सी के अंदर वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, अ फाइट, अ जिम, अ हॉर्स, अ जॉक, अ काइट, अ लाइन, अ मिरर, एक्सेट्रा। एन क्या होता है? एन का यूज़ देख लेते हैं। एन जो है वो हमेशा वोवल साउंड वाले जो लेटर्स होते हैं उनके स्टार्ट में लगाया जाता है। अब वोवल साउंड वाले लेटर्स कौन से होते हैं? अ, ई, आई, एन, ओ एंड यू। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इडियट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बेटा वर्ब एंड इट्स टाइप्स। वर्ब क्या होते हैं और उसके टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब की डेफिनेशन है। A verb is a word of groups of words that describe an action in its various forms. A verb can be further defined as a set of words that expound three core things, namely physically and mental actions and the state of being। हाँ जी, किसी भी चीज़ का जो एक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, काम के रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं? Verbs are classified into 6 basic form। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस फॉर्म, इसके अलावा इन्फिनेटिव, पास्ट सेंटेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड। टाइप्स ऑफ वर्ड्स में देखते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रांजिटिव वर्ब्स। एक्शन वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verbs have a definite object on which or for which the action is being performed। ऐसे verbs जिसके अंदर ख़ास तौर पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन या काम करता हुआ पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, रोज इज़ पेंटिंग द किचन वॉल्स, हना गेव अ बिग हग। Intransitive verbs क्या होते हैं? Intransitive verbs also show action but here there is no specific object on which the action is being done। इंट्रांसिटिव वर्ब्स बेटा वो होते हैं जो कि काम तो करते हैं लेकिन कोई ख़ास किस्म का जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता जिसके ऊपर काम किया जा रहा। जैसा कि ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर देखें, रोज़ जो थी पेंटिंग काम किस चीज़ पर कर रही थी? किचन की वॉल्स के ऊपर काम कर रही थी, यही था ना। तो किचन वॉल्स क्या थी? ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा था। जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब के अंदर देखें कोई ख़ास वर्ब ऑब्जेक्ट जो है यूज़ नहीं किया जाता। जैसे रोज़ इज़ पेंटिंग राइट नाउ, किस चीज़ को पेंट कर रही है वो नहीं बताया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता। हना स्नीज्ड रिपीटेडली। ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्ब्स। पहले वाले कौन से थे? एक्शन वर्ब्स थे। अब हम कौन से करने लगे हैं? डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्ब्स करने लगे हैं। उसमें डायनेमिक वर्ब्स कौन से होते हैं? डायनेमिक वर्ब्स डिनोट एन एक्चुअल एक्शन और एक्सप्रेशन और प्रोसेस बाय डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो ख़ास तौर पे जो एक्शन करता है उसको जो हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, शी बाइज न्यू क्लॉथ्स एवरी वीक। तो शी जो है ये सब्जेक्ट है और उस वो जो काम कर रही है ख़ास तौर पर उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक वर्ब कहते हैं। ही इज़ स्विमिंग एट द बीच। स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं? स्टैटिक वर्ब्स टेल्स अस अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सब्जेक्ट और रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिलेशन होता है वर्क के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैटिक वर्ब के ज़रिए। फॉर एग्जांपल,
She prefers strawberry jam. The cupboard requires a new coat of paint. Next one, linking verbs. Linking verbs क्या होते हैं? Connect the subject to a noun or adjective that help in describing or providing additional information about the subject. किसी भी सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव के साथ ज्वाइन करने में, मिलाने में हेल्प करते हैं और सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं. फॉर एग्जांपल, लीज़ा इज़ फसी अबाउट फूड. तो इज़ जो है वो उसको लिंकिंग वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है. दे आर स्टबर्न चिल्ड्रन. आर जो है लिंकिंग वर्ब है. द स्टूडेंट्स फेल रिलीव्ड. ठीक है. द एवरी स्टूडेंट फेल्ट रिलीव्ड. यहाँ पर ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं. नेक्स्ट है बेटा टेंसेस. टेंसेस जो हैं क्या होते हैं? ज़माने, जिनको हम उर्दू में कहते हैं. 16 टाइप के होते हैं ये. वन बाय वन हम इनको देखते हैं. फर्स्ट वन, सबसे पहले तो 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फिर हमने इन तीनों को आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. ये तीनों के तीनों हो गए प्रेजेंट के, चारों हो गए प्रेजेंट के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. ये हो गए पास्ट के बारे में. नेक्स्ट है बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. ये हो गए फ्यूचर के बारे में. नेक्स्ट है पास्ट फ्यूचर टेंस, पास्ट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. ये चारों पास्ट और फ्यूचर के बारे में हो गए. ठीक है. अब हम इनको देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर. यहाँ पर आपके सामने बताया गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या एस लगाया जाता है. एग्जाम्पल सामने आपके दी गई हैं. शी रीड्स बुक इन द लाइब्रेरी. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर यूज़ किया जाता है और वर्ब के साथ आई एन जी यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इन अ हाई स्कूल. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट होता है, हैव जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ मेड दिस कलरफुल चार्ट. नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, हैज़ हैव होता है, साथ में बीन यूज़ किया जाता है, वर्ब के साथ आई एन जी लगाया जाता है और साथ में सिंस और फॉर का इजाफा किया जाता है. फॉर एग्जांपल, शी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 2017. ये अभी हमने क्या किया है? प्रेजेंट टेंसेस किए हैं चारों. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. बाकी जो टेंसेस हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैरी ऑन करेंगे. नेक्स्ट है बेटा कंप्रीहेंशन पैसेजेस. Making pottery on the potter's wheel is called throwing. The thrower is a very skillful workman, but there is another method of shaping article out of clay, molding. A plaster mold is made and the clay is pressed into it. This is a quicker and less difficult way and must be used to make things like handles. But all the most beautiful pottery is thrown. When a piece of pottery is taken off the wheel, it is put aside to dry, after which a design may be painted on it with special color that will stand great heat. It is then ready to be fired. This is done in a large oven or kiln. The pieces of pottery are placed in earthenware tubs called sagars so that the flame cannot touch the pottery. Student, there are some questions. We have to answer these questions through this passage. First one, what is throwing? So the answer is throwing is to make pottery on the potter's wheel. Next, what is the other method of shaping articles? So the answer is the other method of shaping articles is molding. Next one, what is the advantage of molding? So the answer is molding is a quicker and less difficult method for making handles. Next, how does the potter make designs on the pieces of pottery? So the answer is the potter paints design on the pieces of pottery with special colors. How is pottery baked in fire? The pieces of pottery are baked in a large oven or
kill. Next paragraph. The Sultan sent agents to all parts of the east to buy rare manuscripts and bring them back to Cordova. His men were constantly searching the booksellers' shop at Cairo, Damascus, and Baghdad for rare volumes for his library. When the book was not to be bought at any price, he would have it copied, and sometimes even hear of a book which was only in the author's brain, and send him a handsome present and beg him to send the first copy to Cordova. By such means he gathered no fewer than 400,000 books, and this at a time when printing was unknown, and every copy had to be painfully copied in the fine clear hand of the professional copyist. There are some questions. We have to answer these questions through this passage. First one, what for did Sultan send his agents to all parts of the east? So the answer is Sultan sent his agents to all parts of the east to buy rare manuscripts. Where and what for they sent searching to the bookseller's shop? So the answer is they were searching the bookseller's shop at Cairo, Damascus, and Baghdad for rare volumes. Next one, what would he do when any book was not be bought at any price? So the answer is he would have got it copies when any book was not be bought at any price. Next one, what would he do when the author had not yet written the book? So the answer is he would have sent a handsome present and begged him to send the first copy to Cordova. Next one, how many books had he gathered? So the answer is he had gathered 400,000 books. Next one, why was it difficult to bring forth books in those days? So the answer is it was difficult to bring forth books in those days because printing was unknown then. Next one is about the story writing, and the story name is A Big Reward, एक बड़ा इनाम. Once a hungry wolf was eating his prey. In order to finish it quickly, he swallowed big bite of flesh. A bone also went in and stuck into his throat. It hurt him very much. He decided to seek the help of a crane. He requested to crane to pick out the bone from his throat. The crane was afraid lest the wolf should bite off his head, but the wolf assured him uh, of safety and also a big reward for this service. At last, the crane agreed. It put its long beak into the throat of the wolf and pulled out the bone. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखा भेड़िया जो है वो अपने शिकार को खा रहा था. उसने जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा गोश्त का टुकड़ा जो है वो अपने मुंह में रखा, और उसमें एक हड्डी थी जो कि उसके गले में फंस गई, जो कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी. उसने क्रेन नामी एक परिंदा है जिसको हम उर्दू में सॉर्स भी कहते हैं, उससे मदद लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि क्रेन की जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है. उसने उसको रिक्वेस्ट की कि उसके गले में से वो हड्डी निकाल दे. तो सॉर्स या क्रेन जो था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि हो सकता है कि वो भेड़िया जो है उसको खा ले, उसकी गर्दन को. लेकिन भेड़िए ने उसको यकीन दहानी कराई कि वो उसको कुछ नहीं करेगा, उसका ख्याल रखेगा और बाद में उसको बहुत बड़ा इनाम भी देगा. आखिरकार क्रेन जो है वो एग्री हो गया, सॉर्स जिसको हम कहते हैं, और उसने अपनी लंबी जो चोंच है या गर्दन है उसके गले में डाली और हड्डी जो है वो बाहर निकाल दी. द वुल्फ फेल्ट वेरी हैप्पी. भेड़िया बहुत खुश हुआ. द क्रेन डिमांडेड द प्रोमिस रिवार्ड फॉर हिज सर्विस. तो उसने क्रेन ने डिमांड की कि वो अपने वादे के मुताबिक उसको इनाम दे. द वुल्फ एट वंस सेड. तो भेड़िए ने कहा, इजंट इट अ बिग रिवॉर्ड दैट आई हैव नॉट बाइटन ऑफ योर हेड व्हेन इट कुड नॉट एस्केप माई टीथ. तो भेड़िए ने कहा कि क्या ये बहुत बड़ा इनाम नहीं है कि जब तुम्हारी गर्दन जो है मेरे मतलब के दांतों में थी तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा और वहाँ से सही सलामत बाहर आ गई. द क्रेन वॉज डिसअपॉइंटेड एट दिस. जो क्रेन था वो यानी सॉर्स जो था वो बहुत ज़्यादा उस वक्त डिसअपॉइंट हो गया. सो इट वेंट अवे कर्सिंग द कनिंग वुल्फ. और उसको बुरा भला कहता हुआ चला गया. मॉरल क्या है? अ वुल्फ मे लॉस्ट इट्स टीथ बट नॉट इट्स नेचर. भेड़िया जो है अपने दांत तो उसके टूट सकते हैं लेकिन उसके नेचर जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती.
और मोरल क्या होगा, अ फेयर फेस में हाइड अ फॉल हार्ट, एक अच्छा जो चेहरा है, साफ सुथरा चेहरा, उसके अंदर एक बुरा दिल हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टोरी के मोरल लेसन्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द लेटर राइटिंग। लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड हिज स्प्रिंग हॉलीडेज़ विद यू। अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और उसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपनी स्प्रिंग की जो हॉलीडेज़ है वो आपके साथ गुजारे। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी, डेट है, उसके बाद डेयर फ्रेंड, ये एज इट इज़ आएगा। आई टेक प्राइड इन इन्वाइटिंग यू टू स्पेंड अ फ्यू डेज ऑफ द स्प्रिंग हॉलीडेज़ विद मी एट माई विलेज। You know my village is situated in the heart of lofty mountains. The mountains are covered with greenery. The tall trees growing all over the hills add to the beauty of my village. The colorful flowers bloom here in abundance. You will love to sit among the flowers. Celebrate the happiness that friends are always giving. Make every day a holiday and celebrate just living. Nature has its magical effect. The scenes of sunrise and sunset are particularly fascinating. The water of the running brooks is so cold, clear, and fresh that you will really enjoy it. Just inform me about the exact date of your arrival so that I can make further arrangements. Waiting anxiously for your positive response, your sincere friend. बेटा इसके अंदर आपने अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपनी छुट्टियां आकर बाहर के आपके साथ गुजारें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका हाल चाल पूछना होगा, फिर उसके बाद उसको अपने विलेज गांव में आने की दावत देनी होगी और अपने गांव के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो उसको बयान करना होगा कि आपके गांव में ऐसा क्या है। जैसा कि यहाँ पर माउंटेन्स का जिक्र किया गया है, यहाँ पर ग्रीनरी का जिक्र किया गया है, उसके अलावा हिल्स का जिक्र किया गया कि आपके गाँव के इर्द गिर्द जो है वो वाद हिल्स हैं, यानी कि पहाड़ियाँ वगैरह। फ्लावर्स का जिक्र किया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि नेचर जो है वो बहुत अच्छी है, यानी कि हैरान कुन उसका नेचर का मंज़र है। सीन्स बताए गए हैं कि कितने अच्छे यानी कि खूबसूरत हैं। वाटर के बारे में बताया गया कि वाटर जो है यानी कि दरियाओं वगैरह का वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और फ्रेश है। और फिर उसके बाद उसे बता कहा जाएगा कि जब भी आप पहुँचे अपने आने से पहले इतला करें ताकि आपका इंतज़ाम किया जा सके अच्छे तरीके से। और लास्ट में योर सिंसियर फ्रेंड। ठीक है, आप यहाँ पर सिंसियरली भी लिख सकते हैं या सिंसियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं और लास्ट पे XYZ। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। आई होप बेटा आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप जितनी भी चीज़ें हैं आपने उनको अच्छी तरह से याद करना है। हमने यहाँ पर जितना भी ग्रामर पोर्शन किया है, कंप्रीहेंशन किया है, लेटर राइटिंग या स्टोरी राइटिंग, जो कुछ भी हमने याद किया उसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अपने होमवर्क के तौर पर प्रैक्टिस करनी है आपकी उसकी। बच्चों, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।